स्टूडेंट्स, yesterday we did elevation in boiling point। तो कल हमने elevation in boiling point उसका कंसेप्ट और उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। वहाँ एक पॉइंट मिस हो गया था, दैट वाज द ग्राफ, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था एक, कि आपको ग्राफ की हेल्प से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे। मीन्स आपको ग्राफ ही बनाना है फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी आएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में भी आएगा, दोनों करेंगे। बट अभी करना है हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, इससे थोड़ा सा आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। इन चीज़ों से पता लगता है कि आपकी कंसेप्ट पर कितनी एक ग्रैस्प पावर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोगे वेपर प्रेशर, ठीक, और ये टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक। ये जीरो आ गया तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ से वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर जाकर के लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, कि लिक्विड से जो वेपर आ रहे हैं उनका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। मान लो, अब बात करते हैं ये, देखो ये वेपर का प्रेशर है और यहाँ जो प्रेशर होगा, इतना प्रेशर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब काम करो, यहाँ पर एक सीधी लाइन बना दो। मीन्स ये सारा प्रेशर कितना हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। ये रेंज हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब फर्स्ट आप लो प्योर सोलवेंट। क्या लो? प्योर सोलवेंट। अब देखो, मान लीजिए वाटर है आपका, जब टेम्परेचर इतना था, मान लो जो भी टेम्परेचर, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, जो भी टेम्परेचर यहाँ पर होगा, इस टेम्परेचर पर आप प्योर सोलवेंट को बॉईल करना स्टार्ट करते हो, हीट करना स्टार्ट करते हो, तो करते रहोगे, इसका वेपर प्रेशर इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर जा कर के इस टेम्परेचर पर जा कर के, ये वाला टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? ये कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी कि ये टेम्परेचर कैसा हो गया यहाँ वाला? ये हो गया आपका वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टेम्परेचर पर यहाँ लिख दो आप सोलवेंट। लिखना पड़ेगा आपको, अगर ग्राफ से शो करना है तो पता लगना चाहिए। फिर आप लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, कि टेम्परेचर उतना ही था। देखो टेम्परेचर ए, यहाँ से कर दो स्टार्ट आप, बिल्कुल इसके नीचे से। टेम्परेचर वही का वही है, जो देखो टेम्परेचर तो सेम है वही का वही, बट वेपर प्रेशर, ये रहा प्रेशर कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। और इसको आप अगर ग्राफ बनाओगे तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर कब हुआ? इस टेम्परेचर पर, ये वाला टेम्परेचर। तो बस इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है इसको कहेंगे हम डेल्टा टीबी, और ये ग्राफ बन जाएगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना था। ये एक वहाँ पर ये कंसेप्ट मिस हो गया था हमारा लास्ट वीडियो में, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, दैट इज़ नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो एलिवेशन तक हमने कल कर लिया था, आज डिप्रेशन पर आना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पर जो बात समझने वाली है, जैसे कल हमने किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, जो लिखा हुआ डेफिनेशन में कि एलिवेट होना, बढ़ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज होना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अब वही बात जैसे कल हमने कहा था, +2 में ये डेफिनेशन काम नहीं करेगी कि बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ बॉयल कर जाए ना। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी डेफिनेशन है अलग से। व्हाट इज़ द डेफिनेशन? फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच
द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द सॉलिड स्टेट। देखो कैसे समझोगे आप इसको। आपने क्या किया, वाटर लिया, ठीक है। अब आप इसको ठंडा करना शुरू कर दो, मीन्स टेम्परेचर में चेंज आया। अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। अब आइस जो है वो इसकी वाटर की कौन सी स्टेट हो गई, सॉलिड। एंड वाटर की जो लिक्विड स्टेट, मीन्स वाटर क्या है वो इसकी क्या हो गई, एक लिक्विड स्टेट। वाटर से आपने कन्वर्ट कर दिया सॉलिड में, तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया। अब देखो अगर वाटर आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके वेपर बनते हैं बाय द इवेपोरेशन, दे विल कॉज वेपर प्रेशर। और आइस के भी वेपर बनते हैं। देखो ध्यान देना, आइस के ऊपर भी लगातार कंडेंसेशन और इवेपोरेशन होती रहती है एक टेम्परेचर पर। देखना कभी भी आइस में से जो है वेपर बनते रहते हैं, तो आइस भी वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी। अब एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो आइस के बराबर हो जाए, मीन्स एक आइस ही तो बन जाएगी, बात वही हो गई। तो यानी कि वो टेम्परेचर जहाँ पर कि लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर हो जाए। इसका मतलब इनडायरेक्टली जहाँ पर लिक्विड क्या बन जाए, सॉलिड। आल्दो लिखना आपको यही पड़ेगा कि द टेम्परेचर एट विच द vapor pressure of the solid becomes equal to the vapor pressure of solid state, that is known as freezing point। ये तो डेफिनेशन हो गई freezing point की। फिर what is depression in freezing point, तो वही दोबारा से सेम यूज करो। the decrease in the freezing point when नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड। तो अगर आपने किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, हम वाटर से ही करेंगे। देखो जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस वाटर के अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया है, जैसे कि NaCl मान लो, यूरिया, ग्लूकोज, कुछ भी, इवन शुगर ऐड कर दिया आपने, तो अब ये 0 पर नहीं बल्कि -1 डिग्री, -2 डिग्री और एनी जितना आपने डाला हुआ है उसके अमाउंट के अकॉर्डिंगली माइनस में, मीन्स 0 से भी नीचे जाकर के फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। और जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, क्योंकि कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव। जब अमाउंट फालतू लोगे पार्टिकल भी ज़्यादा आएंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पर इसकी पहले एक प्रैक्टिकल क्या कहाँ पर इसका यूज़ होता है वो कर लेते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो स्नोफॉल होने से क्या है, पूरी रोड जाम हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो चल नहीं पाता है। तो फिर करते क्या है वहाँ पर, वो उसके अंदर कुछ NaCl का स्प्रे करते हैं। NaCl में सॉल्ट का स्प्रे करेंगे। अब सॉल्ट का स्प्रे करने से क्या है, वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो सकती है, मीन्स आइस जो है वो मेल्ट हो सकती है। अब वो मेल्ट क्यों होती है, देखो क्या हुआ। अभी क्या है, 0 डिग्री पर आइस है, ठीक है, 0 डिग्री पर आइस है, लेकिन अगर मान लो टेम्परेचर -1 है तो भी आइस है, ठीक। अब आपने क्या किया कि आइस के अंदर सोल्ट को ऐड कर दिया। अब उससे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा -1। कितना बन गया, -1। यानी कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री हुआ तो वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर। मतलब कि दैट विल चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम किया है। मीन्स देखो सर्दी में टेम्परेचर कम ही होगा, तो जब टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में। तो मान लो आपने बहुत सॉल्ट ऐड कर दिया तो क्या होगा, ज़्यादा सॉल्ट ऐड करने पर वो अब -2 डिग्री पर आइस में रहेगी। यानी कि
अगर टेम्परेचर -1 भी हुआ तो भी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वो लिक्विड में 0 पे भी कन्वर्ट और -1 पर भी। जितना ज़्यादा डालते जाओगे सोल्यूट उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता रहेगा। तो अब मान लो वहाँ का टेम्परेचर हो गया -1, तो -1 पर क्या हो जाएगी कन्वर्ट वो लिक्विड में, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया -2। तो -2 अगर टेम्परेचर हुआ फिर तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आइस में या आइस में रहेगी, लेकिन -1 होते ही दैट विल चेंज इनटू दी लिक्विड स्टेट। वो क्यों हुआ, ऑल्दो टेम्परेचर था 0 डिग्री, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, बट हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करके उसको ले आए -2 पर। तो अगर -2 है फिर तो वो आइस में रहेगी, लेकिन -1 या -1.9 भी हुआ दैट आइस विल चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। तो ये तो हुई हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एक एप्लीकेशन। अब इसको उसी तरीके से करते हैं कि पहले इसका एक फॉर्मूला, उसमें जो भी टर्म्स आती हैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा TF, बॉइलिंग में B था तो यहाँ F लगा दो, डेल्टा TF, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के ही है। बॉइलिंग पॉइंट भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत सिमिलरिटी है दोनों के फॉर्मूले में और यूज़ करने में। दोबारा से इसको पूरा करेंगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, तो KF हो गया यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू दी मोलैलिटी, एंड KF इज नोन एज क्रायोस्कोपिक, CRY क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो क्रायो वर्ड कहीं भी आया, CRY वो गलत कर दिया मैंने, CRYO। क्रायो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। कहीं पर भी वर्ड आ जाए क्रायो तो क्रायो का मतलब टेम्परेचर मानना है, काम आएगा आपको आगे +2 में ही। तो क्रायो मीन्स टेम्परेचर, तो ये देखो क्रायोस्कोपिक मीन्स लो टेम्परेचर, क्रायो मीन्स लो टेम्परेचर। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आ गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अब इसकी बनानी हो डेफिनेशन, व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो वेरी इजी। अगर मोलैलिटी 1 है तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। सो डेफिनेशन इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। ठीक, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब फिर दोबारा से थोड़ा सा जो एक छोटी मोटी गलतियाँ बच्चे करते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वन न्यूमेरिकल। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि अपॉन द डाइल्यूशन ऑफ 2 gram of any non-volatile solute, the freezing point of this solution becomes -1.10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर आपका फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कितना हो गया, -1.10 डिग्री सेल्सियस, व्हेन दैट इट वाज एडेड इन कितने ग्राम में कर सकते हैं इसको, तो ओके 500 ग्राम ऑफ सोलवेंट। मीन्स आपने वाटर में, ये सोलवेंट है, आपने 500 ग्राम वाटर के अंदर 2 ग्राम सोल्यूट को ऐड किया, और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस सोल्यूशन का, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है जो उस सोल्यूशन का, वो हो गया -1.10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कह सकता है कि फाइंड आउट दी मोलर मास ऑफ दी सोल्यूट, कि सोल्यूट का मोलर मास क्या, यूजुअली मोलर मास निकालना आएगा। अब देखो करना कैसे है, ये आपके पास डेल्टा TF होगा इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा TF देखो क्या होता है, यहाँ बड़ा आसान है निकालना। अगर तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट दिया होता फिर तो क्या करते, उसमें से माइनस करते। अब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो आप उसको 0 मानोगे, तो 0 में से कितना कम हुआ, तो डिफरेंस आपको उसको यहाँ माइनस प्लस नहीं लेना है, आपको लेना है कितना डिफरेंस आया, कितना कम हुआ। देखो 0 से कितना हुआ, -1.10, यानी कि 1.10 कम हुआ, तो डेल्टा TF की वैल्यू आई 1.10। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा TF की वैल्यू 1.10। ऑल्दो अगर दिया हुआ है किसी कंडीशन में, हो सकता है कोई और दूसरा सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, वहाँ पर वो दिया हो कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो माइनस या 0.13 है, जो भी है, फिर आप उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है,
जैसे मान लो कहता कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -1, किसका, सॉल्वेंट का, और बाद में कितना हो गया -1.10, कितना डिफरेंस आया, ओनली 0.10, तो फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर 0.10 होती। ऑल्दो हम इसको मान रहे हैं 0, वाटर का 0 होता है, कितना कम हुआ 1.10, ये यहाँ आ गया, इनटू KF, इसकी वैल्यू मान लो दी हुई है 0.52, इनटू मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मीन्स WB/MB, WB मीन्स 2 ग्राम WB, MB तो निकालना ही है, इनटू मास ऑफ सोलवेंट 500, अब ग्राम में है तो ऊपर क्या लगा दोगे 1000, बस आपके पास, आप इसको यहाँ ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपके पास एक केस सोल्व हो जाता है। इस तरीके से आपको करने हैं न्यूमेरिकल, और क्योंकि मोलर मास है तो यूनिट आएगी ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन को एक सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का आया होगा, उसके बाद बाकी आप इसको ट्राई करना, और कोई डाउट होता है तो हम इसके रिगार्डिंग एक जूम मीटिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, तो उसमें आप इसके जो भी डाउट्स होते हैं वो उसके हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज़ ना हो, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मतलब जहाँ पर ये ना दिया हो डिसोसिएशन, एसोसिएशन या ऐसा कुछ चीज़, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहाँ पर हैं, आइसोटोनिक है ये तो, फ्रीजिंग, ओके, ये रहा क्वेश्चन आपका। देखो, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देखो अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है यहाँ पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको नहीं निकालना है ना MB, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो इथाइलिन ग्लाइकोल को वैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, बट ना भी दिया हो आप तब भी कर सकते हो कि इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है। देखो इसको बोलते हैं इथीन, CH3, ये इथेन हो गया, इट इज़ इथेन। अब एक काम करो, इसको भी, इसका एक H रिप्लेस करके OH लगा दो, इसका भी एक OH रिप्लेस H करके OH लगा दो, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का मतलब अल्कोहल, ओल आया तो अल्कोहल आ गया, दो इथाइलिन ग्लाइकोल। तो फॉर्मूला क्या हुआ इसका, देखो C2 2N2 4N2 H6O2, ये फॉर्मूला हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का। जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे हमें इसका मोलर मास मिलेगा, दिया नहीं है मोलर मास, नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको इसका मोलर मास यहाँ पर निकालना पड़ेगा। और निकालोगे ना तो ये 24 प्लस 6 30 प्लस 32 62, तो इसका मोलर मास यानी कि MB कितना आ गया 62 ग्राम पर मोल। ठीक, अब 31 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकोल डाला, तो 31 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकोल मीन्स WB कितना आ गया 2 ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम, उसका मोलर मास है 62 ग्राम। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 31 ग्राम है ये 31 ग्राम, व्हेन 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिजोल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का अमाउंट यानी कि वाटर का मास दिया यानी कि WA, सोलवेंट है WA, दैट इज 500 ग्राम। ठीक, और यहाँ पर KF की वैल्यू दी, K भी गलती दिया इसने, यहाँ पर आपको एक्चुअल में यूज़ करना था KF की वैल्यू, एंड जो वैल्यू दी हुई है KF की वो दी हुई है यहाँ पे 1.86, तो KF की वैल्यू दे दी है 1.86। तो आपको निकालना क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की, आपका जो सॉल्यूशन है कब फ्रीज होगा। अब देखो डेल्टा फर्स्ट लिखोगे आप, इसका फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा TF नहीं दिया है, ये निकालना है पहले। तो KF की वैल्यू 1.86 इंटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या आएगी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना आया है 31, मोलर मास कितना है 62, वाटर का अमाउंट कितना है 500, तो यहाँ पे लगा दोगे 1000,
तो देखो बड़ा आसानी से हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 2 ये कट जाएगा। तो डेल्टा टी एफ की कितनी वैल्यू आई, देखो यहाँ जरा समझना, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। 1.86 केल्विन मान लो आप इसको चाहे तो, या डिग्री सेल्सियस मान लो, क्योंकि डेल्टा कल भी हमने बात की थी कि डिफरेंस में यूनिट का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये 1.86 केल्विन भी मान सकते हो और 1.86 डिग्री सेल्सियस मान सकते हो। चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो यानी कि इतना चेंज आया, कितना चेंज आया 1.86। अब इसने ये नहीं कहा था कि व्हाट इज मीन्स कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपने ये आंसर निकाला तो फिर आपके 3 में से 1 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि आपने फर्दर स्टेप ही नहीं किया और आंसर नहीं निकाला। और जो आंसर बड़ा आसान है, वो कैसे, नॉर्मल कंडीशन में था 0 डिग्री सेल्सियस, कितना कम हुआ 1.86 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होगा, दैट विल बी -1.86 डिग्री सेल्सियस। ये होगा -1.86 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से। और अगर केल्विन में करना है तो देखो केल्विन में कैसे करना है, तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन, ठीक। तो 1.86 का मतलब क्या होता है, -1, तो इसमें से कम कर दोगे -1.86, तो जो कम करके आएगा इसमें से 1.86 दैट विल बी द इन द केल्विन। तो वो केल्विन में आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इस तरीके से हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। तो हमने अब 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर ली हैं। एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बची हुई है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट विल डू टुमारो। एंड आफ्टर दैट एक हमें थोड़ा सा एक बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर के लिए। बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है वॉन्ट ऑफ, लेकिन आई वॉन्ट कि पहले आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर लो ताकि वॉन्ट ऑफ फैक्टर समझ आ जाए, क्योंकि अगर मैं उसको प्रीवियस वीडियो से लिंक करूँगा तो आपको वॉन्ट ऑफ समझने में बड़ी मुश्किल आती। तो उसके लिए हमने पहले ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर ली, और ये अच्छा है, बहुत ज़रूरी था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना। ओके, थैंक यू।